पहले से स्टार्ट था एक्चुअली। चैप्टर का नाम है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ से तो है आपका ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपका पहला पार्ट आपका है रिलेशन और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे बेटा हम लोग फंक्शंस। क्लास 11th में भी सेम चैप्टर था, है ना। 12th में भी सेम ही चैप्टर है, तो इसका मतलब सारी चीजें सेम पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। 11th क्लास में हम लोगों ने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है, फंक्शंस होते क्या है। 12th में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए 11th में पढ़ा था कि सिंपल रिलेशन क्या होता है, तो घर वालों ने बोल दिया कि बेटा जो भी कोई जान पहचान का होता है वो एक रिलेशन में होता है हमारे पास। 12th में आगे पढ़ेंगे कि ये देखो चाचा का लड़का है, ये मामा का लड़का है, ये फूफा का लड़का है, ये बुआ है, ये फूफा जी, तो कितने टाइप के रिलेशन होते हैं अब ये आपको समझ में, ठीक है। 11th में सिर्फ इतना पढ़ा था कि दो लोगों के बीच में कोई तो एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, उसको हम मतलब उस कनेक्शन को बोलते हैं क्या, रिलेशन, ठीक है। तो अगेन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है सत्यम से, आर यू इन ए रिलेशन? हम आर यू इन ए रिलेशन? नो। आर यू इन ए रिलेशन? क्या यस और नो? यस यस। हाँ, आप मना क्यों कर रहे हो भाई? ओ नहीं, वो अभी भी कंफ्यूज है, हो या नहीं हो पक्का। देखो जब भी इस चीज के बारे में क्वेश्चन आता है दैट आर यू इन अ रिलेशन, तो अब कनेक्शन बिटवीन द टू पर्संस, टू ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं आपके पास, है ना। आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही रिलेशन क्यों आता है? ऐसा नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स दो आराम से, ठीक है। और कोई बड़ी बात थोड़ी यार, आजकल हर कोई रहता है, ठीक है, बट अभी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में कहीं बाद में डिस्कस करेंगे। देखो इसके अंदर कोई इंसेक्ट था, उसका चाय के साथ रिलेशन हो चुके हैं, प्रोटीन आपको चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो पहले तो ये समझो रिलेशन के बारे में कि रिलेशन होता क्या है। इसकी दो डेफिनेशन समझेंगे बेटा। पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है, कनेक्शन बिटवीन द टू हो सकते हैं, टू नंबर्स हो सकते हैं, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रिलेशंस कैसे होते हैं, एक रिलेशन ब्रदर एंड सिस्टर का हो सकता है, मदर फादर का हो सकता है, डॉटर और मदर का हो सकता है, डॉटर फादर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, इवन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, तो नंबर में देखो रिलेशंस कैसे हो सकते हैं आपके पास, थोड़ा सोचो। जैसे मैं बोलूं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, क्या एक रिलेशन है कि नहीं है? ये जो है आपको एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 2। मैं बोलूं दैट y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x, क्या ये भी एक रिलेशन है आपके पास? मैं अगर बोलूं कि ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ये दो ट्रायंगल के बीच का रिलेशन है आपके पास। मैं अगर बोलूं आपके पास कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ये दो लाइन के बीच का रिलेशन है। क्या ये समझ पा रहे हो उस चीज के बारे में? तो रिलेशन बेसिकली हमारे पास कोई दो एलिमेंट को कनेक्ट करने का एक मीडियम है ना, कि वो आपस में किस तरह से दोनों कनेक्टेड, राइट। तो अब देखो हमारे पास ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, बट रिलेशन को समझने के लिए जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है ना, उसको एक बार समझते हैं। और उससे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि कोई तो एक रिलेशन है, रिलेशन को रिप्रेजेंट आपको पता है कि किन किन चीजों में करते हैं, ये 11th का पार्ट बता रहा हूँ, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के आपके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें बोलते हैं कोई तो एक रिलेशन है R जो x और y के बीच में है आपके पास, ठीक है। अब वो रिलेशन क्या है आपके पास, सेट y इज इक्वल टू x प्लस में 1, राइट। उसके बाद में x मान लो बिलोंग करता है किसी सेट A से और y बिलोंग करता है सेट B से। इस तरह से जब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर। अब यहाँ पर मैं पहले A और B को डिफाइन करता हूँ। मान लो A आपका 1 2 3 और 4 है और B सेट भी अभी मैं सेम ही ले रहा हूँ। हो सकता है ये दोनों क्या है बेटा आपके अलग अलग सेट हो जाए, हो सकता है सेम हो आपके पास। तो ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। अब खुद सोचो कि मतलब ये है कि यहाँ पर x लिखा है, x किससे बिलोंग है बेटा आपका 1 2 3 एंड, और y किसके साथ है 1 2 3 एंड 4। अब खुद सोचो मैं अगर x की वैल्यू जो रिलेशन है आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो y कितना आएगा आपका, तो मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा बेटा आपका 2 के साथ। 2 पुट करूंगा तो और 3 पुट करूंगा तो 4 आ जाएगा आपके पास, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि 1 रिलेट कर रहा है किसके साथ बेटा, तो रिलेशन को कैसे लिखना है कि x, y के फॉर्म में, तो 1, 2 ये आपस में रिलेट कर। 2 पुट किया तो किसके साथ आया था रिलेशन, और 3 पुट किया तो इस टाइप के रिलेशन को जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इन्हीं को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं कि यहाँ पर था आपका x विच इज 1 2 3 4 1 2 3 4 y, तो 1 रिलेट कर रहा था आपका 2 के साथ, 2 कर रहा था और 3 कर रहा था। इसको बोलते हैं बेटा मैपिंग डायग्राम या फिर एरो डायग्राम। ये आपका थर्ड नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ये सब पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, चलो अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो टर्म आती हैं। जनरली जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग डोमेन। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट रिलेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जो आपके पास रिलेट नहीं कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है 1। बट अगेन ये जो पूरा सेट है आपके पास इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कोडोमेन, होल सेट को। बट जो सेट रिलेट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो रेंज की अगर बात करूं तो मेरे पास 2 3 n, और कोडोमेन की अगर बात करूं तो ये
पूरा सेट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। अच्छा, डोमेन के बारे में अभी थोड़ा सा रिलेशन में समझाना मुश्किल है, क्योंकि जब फंक्शन जब करेंगे तो वहां पर प्रॉपर डेफिनेशन होती है डोमेन की, कि यहाँ पर 1 2 3 जो होगा यही डोमेन होगा। बेसिकली यहाँ पर कोई और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई यहाँ से रिलेशन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। तो डोमेन बेसिकली सेट एक ही होते हैं या फिर एक्स के होते हैं आपके पास, जितने भी आपके पास रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो बस डोमेन और रेंज का क्वेश्चन रिलेशन में कभी नहीं आता है, वो आता है हमेशा आपका फंक्शन में। तो जब फंक्शन में आएंगे तब हम लोग प्रॉपर डोमेन और रेंज को सीखेंगे। क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं आपके पास मेंस में, किसी यूईटी के एग्जाम में, किसी में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल देखो आपके पास ये सिंपल सी डेफिनेशन थी रिलेशन की, जिसको हम लोगों ने या तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं आपका रोस्टर फॉर्म में, या फिर कर सकते हैं हम लोग किसमें बेटा, एरो डायग्राम। अब मैं बात कर रहा था कि इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, इसके रिलेशन। अच्छा, एक चीज और ये भी देखो कि हमारे पास ये जो एक्स और वाई आता है, जिस फॉर्म में हम लोगों ने इनको लिखा है, जैसे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, 3,4 हो गया, इनको बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है हमारे पास इसकी, वो ये बोलती है कि अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये टर्म आपके पास नया है क्या, कुछ इसके बारे में सुना है पहले आपने? 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक रिलेशन फंक्शन में यही था, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जैसे मेरे पास ए और बी है, तो मैं अगर ए क्रॉस बी निकालना चाहूँ, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मतलब मेरे पास 1 के सारे एलिमेंट इसके साथ हो जाएंगे, मतलब 1 के साथ 1 आएगा रिलेट करके, 1 2 के साथ हो जाएगा, 1 3 के साथ होगा, 1 4 के साथ, फिर ऐसे 2 आएगा, 2 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ होगा, ऐसे 3 1 के साथ होगा आपके पास, 3 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, और 3 सेम 4 के साथ हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट कितने आ जाएंगे हमारे पास, ए क्रॉस बी में आ जाएगा। बट अब ये देखो जो आपका रोस्टर फॉर्म में आ रहे हैं एलिमेंट, क्या वो इसी का सबसेट है या नहीं? तो वही सेकंड डेफिनेशन बोलती है मैथमेटिक्स, अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जितने भी आपके पास रोस्टर फॉर्म में आएंगे वो हमेशा ही ए क्रॉस बी के सबसेट, वो इसके इक्वल हो भी सकते हैं या फिर इससे कम होंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट है वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी होती है रिलेशन। ये था जो 11th का आपको पढ़ना था थोड़ा सा। मेन 12th का स्टार्ट अब होगा बेटा, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस, ठीक है। इसको किसी को नोट डाउन करना है तो कर लो, अगेन नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब जो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। चलें आगे फिर। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। किसी को चाहिए भाई प्रोटीन, प्रोटीन से टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहले तो ये देखो कितने टाइप के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम लोग नल या फिर वॉइड, या फिर इसको एम्प्टी बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा पढ़ेंगे बेटा हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। फोर्थ पढ़ेंगे बेटा हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर पढ़ेंगे बेटा फिफ्थ हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। सिक्स पढ़ेंगे बेटा हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन, और सेवंथ पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। इतने टाइप के रिलेशन है जो हमको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ये फैन कहाँ से बंद होगा पीछे वाला, यहीं से हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम लोग नल एंड वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी। क्या इसके नाम से आप समझ पा रहे हो कि किस चीज की बात कर रहा हूँ? मतलब ऐसे कोई दो एलिमेंट जिनके बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा होगा आपके पास, है ना बेटा। क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसा जिनके दो के बीच में कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो? ऐसा कुछ कोई एग्जांपल ऐसा तो इवन और ऑड नंबर का सेट, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, और कुछ देखो, इसको थोड़ा सा इस चीज से समझो कि हम लोग एक रिलेशन ऐसा लिखने वाले हैं, कोई तो एक रिलेशन आर जो ए और बी के बीच में रिलेशन है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब समझो पहले, क्योंकि जितने भी प्लस रिलेशन और फंक्शन के क्वेश्चंस आएंगे वो अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मैटर करता है कि आप उसको लिखते कैसे हो, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन में सबसे पहले आर से डिफाइन किया आपने कोई रिलेशन। वो रिलेशन किस किस के बीच में है? आपका ए एंड बी के बीच में है आपके पास। अब वो रिलेशन क्या है कि मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा, ठीक है। ऐसा कुछ लेके चल रहा हूँ कोई रिलेशन, और इसमें ये बोल रहा हूँ कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं आपके पास सेट कैपिटल ए से, और ए को मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ जो ए सेट है मेरा 1 2 3 एंड 4, इस सेट की बात करता हूँ। अब ये सोचो, इसका मतलब ए और बी जो चूज करने वाला हूँ मैं कहाँ से करने वाला हूँ? इस वाले सेट से। अब ए की मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ, मतलब इस वाले ए की मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ, वहां से 1 ले सकता हूँ, 2 3 4। बी के लिए भी मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ। अब खुद सोचो इस चीज के बारे में, ए को मैं अपनी मर्जी से कुछ ले लूं, बी को भी कुछ भी ले लूं, उनका जब सम करोगे तो मैक्स टू मैक्स कितना आने वाला है? 8 आएगा। मतलब आपने ए की अगर मैक्सिमम वैल्यू चूज की तो क्या कर सकते हो? 4। बी की भी मैक्सिमम वैल्यू चूज करी तो कितना कर सकते हो? 4। और उन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा? बट रिलेशन क्या बोलता है कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका? तो क्या ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर पाएगा? अच्छा, पहले उस पुरानी वाली डेफिनेशन को समझो कि रिलेशन होता क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ए दोनों का रोल प्ले कौन करता है? ए क्रॉस ए निकालोगे तो इसमें सारे पॉसिबल रिलेशन क्या आ सकते हैं? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4 आ जाएंगे सारे। ऐसे 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 आ जाएंगे। तो जितने भी आपके पास
पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वही तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला रिलेशन जैसे 1,1 आएगा तो क्या वो ग्रेटर देन 10 होगा, 1,2 क्या ग्रेटर देन 10 होगा, 4,4 लास्ट वाला क्या ग्रेटर देन 10 होगा। तो इस केस में मेरा जो रिलेशन आने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में वो क्या आ जाएगा बेटा, आपका नल सेट आ जाएगा। यस और नो। तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, एक नल एंड वॉइड रिलेशन। और रियल लाइफ में आप अगर इसी चीज को ऑब्जर्व करने वाले हो तो इसको R1 लेके चल रहे हैं, एक R2 कोई रिलेशन है वो अगेन A और B के बीच में रिलेशन है, और मैं बोल रहा हूँ अगेन A प्लस B जो होना चाहिए बेटा हमारे पास वो क्या होना चाहिए कि A माइनस B का मॉड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, जहां पर A एंड B आर द एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हो, मतलब आप खुद अपनी अपनी क्लास में ऑब्जर्व करो, कोई भी दो बच्चे उठा लो जो भी आपको मन करे, उनकी एज का डिफरेंस क्या कभी ग्रेटर देन 100 आ सकता है? तो इसमें कितने रिलेशन आ पाएंगे आपके? 0 रिलेशन है आपके पास, है ना। तो R2 भी जो आने वाला है आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आपका एक नल सेट आ जाएगा, मतलब इसमें कोई रिलेशन आपका फॉर्म नहीं होने वाला है। क्या ये समझ में आया कि नल एंड वॉइड रिलेशंस क्या होते हैं? ठीक है, इसको कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या होगा? अभी तक तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि आपका रिलेशन होता है सबसेट होता है A क्रॉस, मतलब A क्रॉस रिलेशन में कुछ तो एलिमेंट आएंगे जो उसके डेफिनेटली सबसेट होंगे। बट सोचो अगर ऐसा हो जाए कि रिलेशन इक्विवेलेंट सेट बन जाए आपके पास किसके, यूनिवर्सल सेट के, मतलब उस रिलेशन में उतने ही सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं जितने की A क्रॉस B के अंदर आ रहे हैं, तो उसको इक्वल सेट बोल सकते हैं कि नहीं? तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, बेसिकली A और B में जितने भी रिलेशन बन रहे हैं वो क्या होंगे, सभी सेटिस्फाई होंगे आपके पास। देखो कि अगर मैं किसी रिलेशन R की बात कर रहा हूँ, R1 किसके अंदर, A और B के बीच में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमारे पास कि A प्लस में B, जहां पर पिछली बार मैंने ग्रेटर देन 10 बोला था, इस बार अगर मैं लेस देन 10 बोल दूं और बोल दूं कि जो A एंड B है आपके पास वो बिलोंग कर रहे हैं अगेंस्ट सेट, और A जो सेट था मेरा क्या था बेटा, 1 2 3 एंड 4। अब मुझे बताओ A और B की वैल्यू कोई भी पिक करो जो आपका मन करे और उनको ऐड करो, लेस देन 10 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो। इसमें कोई भी ऐसा रिलेशन है जो इसको सेटिस्फाई ना करे, तो इस केस में जो ये R1 बनने वाला है ये आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो मतलब इस R1 को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरे पास 1,1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, ऐसे 2,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 3,1 3,2 3,3 3,4, ऐसे 4,1 4,2 4 3 एंड 4। ये जो रिलेशन बनेगा आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अब सोचो मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट करता A क्रॉस A, तब भी क्या यही आता है कि नहीं आता? क्या कोई एलिमेंट बच रहा था इसमें? तो इस तरह के जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, यूनिवर्सल, जहां पर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट बन जाए आपके पास किसके, A क्रॉस A के या फिर A क्रॉस B के, राइट। या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन हो ही ना जो उसको सेटिस्फाई ना करे, तो उस केस में बोलते हैं कि वो हमारा एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पा रहे हो, नल एंड वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल में? नल रिलेशन में कोई भी आपका रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, यूनिवर्सल में कोई रिलेशन ऐसा होगा ही नहीं जो उसको सेटिस्फाई ना करे। क्लियर हो गई चीज? तो थर्ड रिलेशन पे आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। ये मैं बता दूं कि ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है यहाँ पर, आपको दिमाग ज्यादा लगाना है थोड़ा सा, और कैलकुलेशन तो बहुत ही मिनिमम से मिनिमम, ये मान के चलो इससे ज्यादा कैलकुलेशन तो क्लास 6-7 में कर ली होगी आपने, इतनी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, उतनी भी ना हो। तो सोच समझ के चीजों को लिखना है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर में, पूरा थियोरेटिकल है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप इसके आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा कर रहे हो, ठीक है, उसी से मार्क्स मिलेंगे सबसे ज्यादा, राइट। आंसर के रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो आप क्या होता है कि जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, है ना, तो कुछ मान के चला करो कि मैं तो यहाँ पर बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप पूछ सकते हो दोबारा कि सर यहाँ पर ये बात समझ में नहीं है। बट राइटिंग का मतलब ये होता है जब आप किसी आंसर को राइट कर रहे हो तो आप उसको हर चीज की डिटेल इतना डीप में दोगे कि उस सामने वाले को आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब मान के चलो कि आपने A प्लस B का होल स्क्वायर आया और वो या कहीं पे कोई आईएनटी यूज की, तो ऐसा याद है कि आपको छोटी क्लास में बोला जाता है बेटा आईएनटी यूज कर रहे हो तो उसको साइड में लिखो, ताकि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको पता चले कि आपने कौन सी आईएनटी अप्लाई की है। मतलब ऐसा मान के चलो कि आप किसी छोटे बच्चे को समझाना चाह रहे हो अपनी चीजें जो आपने लिखी है, तो कैसे समझाओगे? आप हर चीज को एक्सप्लेन करोगे। तो वही चीज ये मान के चला करो कि हो जितना मिनिमम हो उतना शॉर्टकट कम करो उसको, हर चीज को जितने से एक्सप्लेन करोगे जितना अच्छे से, उतने से अच्छे ही आपके राइटिंग स्किल्स बढ़ेगा और मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। ये सिंपल है।
मैटर करते हैं। हर किसी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स, 1/4 मार्क्स, मार्क्स, इस तरह से स्टेप्स के मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। तो जितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिखोगे उतने ही अच्छे मार्क्स के आंसर, मतलब उतने अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। पर यहाँ पर तो कैलकुलेशन है ही नहीं आपके पास, यहाँ तो वो चीज और भी ज्यादा मैटर करती है। रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम आते हैं, बट सीबीएसई में भर भर के आते हैं। इसका क्वेश्चन 5 नंबर का आता है रिलेशंस का, ठीक है। फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस मेंस में आ जाते हैं, बट वो भी वैसे आते हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक डोमेन और रेंज निकालना होता है, ठीक है। तो वो एक कैलकुलेशन का पार्ट, बट उसमें भी हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, तो वो भी पूरा कंप्लीटली क्या होगा आपका, लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। तो यहाँ पर चीजों को समझो, लिखना कैसे ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है कि यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट होगा वो रिलेट करेगा अपने आप से। एलिमेंट रिलेट इटसेल्फ ओनली, ये जो वर्ड है ना ओनली, ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट। एलिमेंट रिलेट इटसेल्फ ओनली, इसका मतलब ये हो गया कि ओनली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होने चाहिए आपके पास उस रिलेशन के अंदर। मतलब कोई तो एक रिलेशन होना चाहिए जिसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे आपके पास, ए कॉमा ए के फॉर्म। मतलब जो यहाँ पर होगा वही सेम एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, तभी उस केस में उसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है बेटा। तो इसीलिए एलिमेंट रिलेट इटसेल्फ ओनली। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए रिलेट टू ए। कई बार बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है, कई बार ऐसा भी लिखा हुआ, दोनों एक ही चीजें आपके पास। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिलेशन लिख दूं यहाँ पर, जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3, और एक रिलेशन ये लिख दूं 1,1, 1,2 और 1,3, 2,2 एंड 3,3। क्या R1 मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या R2 मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 1,1 है, 2,2 है, 3,3, बट साथ में ये भी तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना हमारे पास। और इसने बोला है कि यहाँ पर सिर्फ इसी ऑर्डर्ड पेयर की जगह है और किसी की जगह नहीं है, मतलब ओनली ए कॉमा ए ही रिलेशन के अंदर होने और कोई नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो उस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे हम लोग क्या बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो मतलब ये तो मेरा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बट ये नहीं होगा बेटा। हो गया। अब जो इसके आगे वाले रिलेशन है, इन्हीं से वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चीज तो जब रिलेशंस को कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये छोटी बेसिक नॉलेज कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। बट अब जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, व्हिच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये 4 ही बच्चे हैं आपके पास। इन 4 से ही क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम, जो 4 नंबर का कम से कम आएगा, 5 नंबर का बना सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करने के बाद ही आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस चीज को समझना ध्यान से। बट अगर ये चीज समझ में आ चुकी है जो तीनों वाले हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होगी नहीं आपको। तो नेक्स्ट है आपका बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि पहले तो आप उसका मैथमेटिकली समझो कि बोलेगा क्या, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार शायद से ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये तो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर बोलता है एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। यही डेफिनेशन वहां पर भी लिखी थी हम लोगों ने। आप देखो, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूं तो यहाँ पर एलिमेंट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर भी एक वर्ड एवरी यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्या ये ओनली वर्ड आपको वहां पर मिला है? नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने आप से तो रिलेट होना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, बट वो किसी दूसरे के साथ भी रिलेट हो सकता है। मतलब बेसिकली जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे वो उनके खुद के फेवरेट तो खुद होंगे होंगे, यार मेरा फेवरेट तो मैं खुद हूँ, दूसरे लोग भी उसके फेवरेट हो सकते हैं एक तरह से, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोग दूसरों को ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्यार तो मुझे अपने आप से करना है, और उसके बाद में फिर सेकंड प्रायोरिटी कोई और हो सकता है हमारे, ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी कोई तो ऑर्डर्ड पेयर है जो उस रिलेशन के अंदर है, देन ए कॉमा ए मस्ट बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा, मतलब ये जो पहले वाला एलिमेंट है ये किसके साथ में रिलेशन है, मतलब अगर ऐसा है तो हमको इसके बारे में सोचना है, मतलब ये अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, ये तो होना कंपलसरी है, ये हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो है ही आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा। बट इसमें देखो यहाँ पर 1,2 था, तो ए का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है यहाँ पर 1, तो 1,1 है क्या इसमें, तो मतलब वो है। 1,3 है तो 1,1 है क्या, वो ऑलरेडी है आपके पास। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा मेरा? बिल्कुल होगा हमारे पास। इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर बोल रहे हैं y इज डिविजिबल बाई x। तो देखो 1 आपका 1 से डिविजिबल होगा क्या, और 1 से 2 भी डिविजिबल हो जाएगा, 1 से 3 भी होगा डिविजिबल, 1 से 4 भी हो जाएगा, 1 से 5 भी, और 1 से, अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 से 2 डिविजिबल होगा आपका, 2 से 4 डिविजिबल होगा, 2 से 6 हो जाएगा, 3 से 3 होगा बेटा, 3 से 6 हो जाएगा, ऐसे 4 से 4 होगा ओनली, एंड 5 से 5 हो जाएगा, एंड 6 से, ये आपके सारे पॉसिबल रिलेशंस आएंगे इस केस के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी के लिए, फॉर द
ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या है कि हमारे पास a ए बिलोंग्स टू होना चाहिए R। तो मैं a देखो मेरा पहला एलिमेंट 1 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है या फिर 3 आ रहा है या फिर 4 5 6 या 1 1 यहाँ पर है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी है। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा। अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर देखा जाए तो जैसे 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है ना, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू R है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो गुड। अब बात करते हैं हम लोग किसके बेटा? ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी में देखो अगर मेरे पास 1 2 है और 2 2 है तो 1 2 हो गया, 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 भी हो जाएगा आपके पास, 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी है आपके पास। तो कोई लग रहा है एलिमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे तब आ जाएंगे आपके पास। आ रहे हैं? कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करेगा। जैसे अगर 2 4 है, 4 4 है तो 2 4 होना चाहिए, तो फिर से 2 4 तो है ही आपके पास। और तो 2 2 2 4 फिर भी आ जाएगा हमारे पास। और क्या है? 1 5 है, 5 5 है तो 1 5 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी हो जाएगा। तो मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी होगा। अच्छा यहाँ पर बात ये आती है कि सर अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको तो एग्जांपल देके लिख दोगे आप। बट अगर एक रिलेशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है, उसको कैसे लिखना है? तो उसके लिए सिर्फ आपको कंडीशन लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया a बिलोंग्स टू R। यहाँ पर भी जब बोलोगे तो आप बोलोगे कि a b बिलोंग्स टू R एंड b c बिलोंग्स टू R एंड ऑल्सो a c बिलोंग्स टू क्या है बेटा? हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये चीज कोई कंफ्यूजन? इसके बेस करना जितने क्वेश्चंस कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। और मैं आपको एक डिटरमिनेंट का असाइनमेंट सेंड करूंगा जो लास्ट क्लास में हो गया था कंप्लीट अपना, वो आपको कंप्लीट करना है। तो बात चल रही थी सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है बेसिकली अगर मैं कोई लाइन लूं तो जितना ऐसा इधर दिखाई देगा उतना ही इधर दिखाई देगा, मतलब दोनों तरफ उस लाइन के अलोंग सेम दिखाई देगा। तो वैसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पर भी है। वो ये बोलता है कि इफ a b किसी रिलेशन के अंदर है, मतलब कोई तो ऑर्डर्ड पेयर है a b किसी रिलेशन, देन b a मस्ट बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा? मतलब अगर किसी रिलेशन के अंदर 1 2 है तो सेम रिलेशन के अंदर 2 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो उस रिलेशन को बोलेंगे आप लोग सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जांपल के लिए मान लो R1 ले लिया मैंने, 1 2 1 1 3 2 2 3 2 1 एंड 4 4। R2 ले लिया मैंने 1 1 2 2 3 3। R3 ले लिया मैंने 1 2 2 3 1 3 3 1 एंड 2 3 2। R4 ले लिया बेटा मैंने 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ जो फर्स्ट वाला रिलेशन है क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा आपका? फर्स्ट वाला। अगर मैं 1 2 की बात करूं तो 2 1 है क्या? बिल्कुल। 1 1 का तो सिमेट्रिक अपने आप में फिर से 1 1 होगा जो ऑलरेडी खुद के लिए वैलिड हो जाएगा। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। और 2 1 1 2 तो हो ही गया आपका। 4 4 अगेन अपने आप में ही सिमेट्रिक बन जाएगा। यस और नो? तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? अगर मैं इसकी बात करूं 1 1 अपने आप में ही क्या होता है बेटा? अच्छा 1 1 रिफ्लेक्सिव भी होता है अपने आप में, सिमेट्रिक भी हो गया। 2 2 भी, 3 3 भी। अच्छा ये रिलेशन देखो आपका आइडेंटिटी रिलेशन था, यस और नो? रिफ्लेक्सिव भी था, होगा ना रिफ्लेक्सिव? ये सभी के सभी a बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? और सिमेट्रिक भी है आपके पास। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन जितने भी होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव भी होंगे और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी होंगे। आता है इसके ऊपर 1 2 है, 2 1 है क्या? तो मतलब यहाँ पर ये अगर नहीं होने वाला, पहले ही ब्रेक डाउन किया। 1 2 है, 2 1 है क्या? नहीं है, तो मतलब ये भी आपका नहीं होगा। सिमेट्रिक समझ में आपको? नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको नोट डाउन कर लो पहले। ट्रांजिटिव रिलेशन देखा जाए तो ये हमारा लास्ट रिलेशन है, बट जो मैंने नंबर ऑफ रिलेशंस लिखा थे उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट वाला रिलेशन था वो था आपका इक्विवेलेंस। बट इक्विवेलेंस अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाता है अगर हम लोग ये सारे रिलेशंस कवर कर लेंगे ना यहाँ तक, तो इक्विवेलेंस इनके अंदर ही कवर हो जाता है। ऐसे होगा बताऊंगा। तो ये मान के चलो कि ये आपका लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या बोलते हैं कि इफ a b बिलोंग्स टू R देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। खत्म कहानी। इफ a b बिलोंग्स टू R देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका मतलब 1 2 ये रिलेशन मतलब ट्रांजिटिव होगा ना। बट यहाँ पर दो केस आते हैं। ये तो केस 1 हो गया आपके पास कि अगर a बिलोंग्स टू R है तो मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होगा। केस 2 बोलता है कि इफ a b बिलोंग्स टू R एंड b c बिलोंग्स टू R देन a c मस्ट बी बिलोंग्स टू होना चाहिए बेटा। तो ये कंडीशन यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि अगर a b बिलोंग्स टू R है तब तो वो ट्रांजिटिव होगा, बात खत्म हो गई हमारे पास। बट कहीं पे ऐसा हुआ कि a b है और b मतलब ये दोनों पेयर अगर मैच किए, a b भी होना चाहिए एंड b तो ये बोल रहे हैं कि फिर उसके अंदर a c भी वहां पर होना ये कंडीशन है। अगर ये नहीं होगा। अब पीछे की तरफ आते हैं। जैसे मैं इसी की बात करूं 1 2 है बट साथ ही साथ 2 तो मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? है कहीं पे? बिल्कुल है, सही बात है ना बेटा। अब 1 3 है यहाँ पर, 1 भी है, क्या होना चाहिए? है क्या यहाँ पर? तो मतलब ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पर 1 2 है बट 2 समथिंग
समथिंग है क्या, 3,4 है बट 4, समथिंग है क्या, 5,6 है बट 6, समथिंग है क्या, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? केस 1 वाला बन जाएगा आपका, जिसमें सिंपल a, b, b, समथिंग तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो मतलब ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या ये बात समझ आई? मतलब या तो चीज यहीं पे खत्म हो जाए हमारे पास, और अगर कंटिन्यू करती है आगे को, तो अगर ये b मैच करता है तो मतलब a, c वहां पर होना कंपलसरी होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए मैं R1 की अगर बात करूं, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 3 और 4, 5 एंड 3, 5 एंड 7, 8, R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, R3 1, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 1, 5, 1, 3, R4 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 5, 5, 6। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है क्या? फर्स्ट वाला रिलेशन क्या होगा 1, 2 है, 2, 3 है, तो मतलब क्या होना चाहिए, 1, 3 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास है। अच्छा इसको भी देखो 2, 3 है एंड 3, 4 है, तो मतलब क्या 2, 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2, 4 कहीं है क्या? तो फिर कहां से हो जाएगा भाई? देखो 2, 3 है यहाँ पर, 3, 4 है, तो 2, 4 होना चाहिए है कहीं पे, तो यहाँ पर लिख देंगे that 2, 3 belongs to R, 3, 4 belongs to R, but 2, 4 does not belongs to R, so it is not transitive। ये वाले रिलेशन की बात करो, ये होगा 1, 1 है, 2, 2 है, इनका तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा ना, मतलब a, b वाली कंडीशन आगे सिंपल आपके पास ये हो जाए। अब देखो इस R2 के बारे में सोचो पुराने से, ये आइडेंटिटी के रिलेशन तो है, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और साथ ही साथ आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। R3 के बारे में बात करें तो 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 है क्या? बिल्कुल है। 1, 2 है, अच्छा सोचो यहाँ पर 1, 2 1, 4 है, 4, 5 है, तो 1, 5 ऑलरेडी है, ठीक है ना बेटा, और 1, 3 है आपके पास, तो ये तो हो ही गया, 2, 3 है, 2, 4 क्यों होना चाहिए था भाई? 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 होना चाहिए था ना, तो 1, 2 और 1, 4 तो सिर्फ केस 1 तक ही वैलिड हुआ ना, उनके बीच लास्ट वाला एलिमेंट थोड़ी मैच कर रहे हैं। 1, 2 है, आप किसकी बात कर रहे हो? इसके बारे में बात कर रहे हो, और 1, 4 तो ये तो कॉमन थोड़ी होना चाहिए, कंडीशन ये देखो ना, ये दोनों मैच करने चाहिए, ये वाले, मतलब 1, 2 है तो दूसरा रिलेशन 2 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, जैसे 1, 2 है और 2, 3 है, जहां पे एंड हुआ वहां से स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में आपका 1, 3 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी है। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ओनली वाली कंडीशन होनी चाहिए आपके पास, तो सारे फुलफिल कर रहे हैं आपके पास, तो मतलब ये इसके बाद बताओ 3, 4 है, 4, 5 है, 3, 5 भी हो गया, 4, 5 है, 5, 6 है, बट 4, 6 है क्या? तो यहाँ पर बोलेंगे दैट 4, 5 belongs to R, 5, 6 belongs to R, but 4, 6 does not belongs to R, so it is not a transitive relation। क्या? अब लास्ट आता है आपका क्या बेटा? इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बोलता है कि अगर कोई रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और साथ ही साथ आपका ट्रांजिटिव भी, मतलब कोई तो एक ऐसा रिलेशन जो आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और साथ ही साथ तो उस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अगर बोला जाए कि प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आप फिर बोलोगे वहां पर उसको ट्रांजिटिव प्रूफ करोगे, उसको सिमेट्रिक प्रूफ करोगे। जब ये तीनों प्रूफ कर दोगे तब आप बोलोगे कि इट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, तो मेन क्वेश्चन इक्विवेलेंस का ही आता है, बट इनडायरेक्टली उसमें तीनों चीजें प्रूफ करनी होंगी आपके पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखते हैं एक बार क्या ऐसे भी रिलेशंस कुछ होते होंगे इक्विवेलेंस वाले। तो जो मैंने पीछे इक्विवेलेंस रिलेशन लिखवाया था, ये बताओ ये वाला रिलेशन क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? क्यों नहीं है? 3, 3 है ना आपके पास, 2, 2 भी है वहां पे, है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? उसको सोचो एक बार, ट्रांजिटिव है क्या? पक्का नहीं है, ट्रांजिटिव भी होगा बेटा, आप देख लेना घर जाके ध्यान से। तो इस केस में बोल सकता हूँ ये जो रिलेशन है मेरा क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं बुक के अंदर। अभी तक क्या है, यहाँ से आपको क्लियरिटी हो गई है कि कैसे कैसे हमारे पास रिलेशंस होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार, बुक देना एक बार। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यहाँ पर बोला है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला है रिलेशन R जो है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है आपके पास, बट वो रिलेशन है क्या बेटा? दैट x और y के बीच में रिलेशन है कोई, दैट 3x - y = 0, एंड जो x और y है वो बिलोंग कर रहे हैं सेट A से, और A क्या है आपका 1, 2, 3 ... 40। इसके बारे में बताना है कि ये रिलेशन जो है आपका वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग, क्योंकि एक फाइनाइट सेट है छोटा सा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग एक रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमको ज्यादा आसान होता है उसको। तो सेम रिलेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, x और y में रिलेशन है, और है क्या एक्चुअली, अगर देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y = 3x, भाई 3x - y = 0 है, y को उधर ले गया तो मतलब y = कितना हो जाएगा। तो मैंने अगर x की वैल्यू 1 पुट
करी तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 पुट करेंगे तो, और 3 पुट करेंगे तो, 4 पुट करेंगे तो, और 5 पुट करेंगे तो क्या वो आएगी यहाँ पर, क्योंकि वो सेट हमारा 14 तक ही वैलिड है। अब मैं याद क्या करता हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद करो क्या थी कि इफ a, a बिलोंग्स टू इटसेल्फ, यहाँ पर कहीं पे भी अगर 1, 3 है तो 1, 1 है क्या आपका, तो यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास दैट 1, 3 बिलोंग्स टू r बट 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट रिफ्लेक्सिव।